सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान की एक पुस्तक है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 कॉम्प्रेस पॉइंट को लेकर के विशेष रूप से ये पुस्तक लिखी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। इस पुस्तक का यूँ तो मूल्य जो है वो 2000 रुपये है, लेकिन आपको अगर ये पुस्तक प्राप्त करनी हो तो 8 जुलाई से पहले इस पुस्तक को प्राप्त कर लीजिए। 1500 रुपये में विद कुरियर चार्ज आपके बताए पते पर भेज दी जाएगी। हम लोग आज पढ़ेंगे राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन के विवरण को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है इस रीज़न को क्लियरली समझने की, ताकि हम डिजीज़ को आसानी से मूल रूप से न्यूट्रल कर सकें। दाएं और बाएं हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। इसका पहले परिचय दूंगा। मानव शरीर में हर अंग और अंग का एक विशिष्ट स्थान और कार्य होता है जो शरीर के कार्यों को संतुलित और समुचित रूप से चलाने में मदद करता है। शरीर के विभिन्न क्षेत्रों का आयतन अध्ययन चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र, जो पेट के ऊपरी हिस्से के दोनों ओर स्थित होता है। इसे दाएं और बाएं हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। हम दाएं और बाएं हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें इन क्षेत्रों की संरचना, कार्य और इससे संबंधित चिकित्सा स्थितियों को शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र शरीर के पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, दायां हाइपोकॉन्ड्रिया और बायां हाइपोकॉन्ड्रिया। यह क्षेत्र रिब केज के नीचे स्थित होते हैं और इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अंग और संरचनाएं पाई जाती है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में मुख्य रूप से लीवर, प्लीहा, प्लीहा दैट मीन्स स्प्लीन और आंतों जैसी शारीरिक संरचनाएं स्थित होती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करती है। दायां और बायां। दायां हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र पेट के दाएं हिस्से में, मतलब राइट साइड में होता है और इसमें कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके अंतर्गत जो अंग आते हैं उसमें है पहला लीवर। यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जो दाएं हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र के मुख्य अंगों में से एक है। यह रक्त को शुद्ध करने, पचाने, पाचन क्रिया में सहायता करने और शरीर के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने का कार्य करता है। सेकंड है इसमें गॉल ब्लैडर। यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। आंतों का हिस्सा। दाएं हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में छोटी आंतों के कुछ हिस्से और अपेंडिक्स भी स्थित होते हैं। दायां मतलब राइट किडनी इसमें आता है। दायां गुर्दा। दायां हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में दायां गुर्दा स्थित होता है, जो रक्त को शुद्ध करता है और शरीर में पानी और खनिजों को संतुलन में बनाए रखने का कार्य करता है। बायां, अभी तक हम लोग राइट पढ़ रहे थे, अब हम लोग थोड़ा लेफ्ट को भी जान लेते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन। बायां हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र पेट के बाएं हिस्से में स्थित होता है और इसमें महत्वपूर्ण अंग होते हैं। स्प्लीन पहला। स्प्लीन बायां हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में स्थित होता है, जो रक्त का निस्तारण करती है, पुराने रक्त कोशिकाओं को नष्ट करती है
और इम्यून सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्प्लीन प्लीहा शरीर में संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। आप लोग देखते होंगे कि कई केसेस जहाँ पे कैंसरस जनरेट होता है, डिफाइन होता है, वहाँ पे जो केसेस होते हैं वो उसमें स्प्लीन डिसऑर्डर पे चले जाता है। और स्प्लीन डिसऑर्डर जा रहा है ये देखने के लिए डीएलसी जो होता है ना, सीबीसी में एक डीएलसी होता है, उसको देखिएगा आप। एक सीबीसी के ऊपर क्लास बना के देता हूँ, बहुत ही प्यारी सी क्लास, जिसमें लिम्फ और ब्लड के डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि चिकित्सकों को आसानी से सीबीसी देख कर के ही कैंसर है, नहीं है, नॉन कैंसरस है, इस टाइप की चीज़ों को आप आसानी से पकड़ सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी वो, लगभग 1 घंटे से कम की तो नहीं, और अगर हो सकती है कि 1 घंटे की 2-3 क्लास बने, तब जा कर के वो सीबीसी को क्लियरली एक्सप्लेन किया जा सकता है मेरे पास नोट्स उसके। मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि इस क्लास के माध्यम से क्लियर करूँ, या हो सकता है कि अप्लाइड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोल करके क्लासेस चालू करने के लिए बहुत सारे लोगों का आया है कमेंट। मैं प्रयास करूँगा कि अप्लाइड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। तो हो सकता है ये दिसंबर से होने वाली ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को सीखने को मिले, लेकिन अगर कोई लगता है कि नहीं ऑफलाइन नहीं आ सकता तो ऑनलाइन में भी इस चीज़ को सीख सकता है। हाँ, एग्ज़ाम में बैठना है नहीं बैठना है वो आपके ऊपर है। एग्ज़ाम में बैठना है तो एग्ज़ाम के लिए जो चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे, और जो एग्ज़ाम देगा भाई वो सर्टिफिकेट का हकदार होगा। लेकिन अगर जो ऑनलाइन ले रहा है उसके लिए तो सर्टिफिकेशन के लिए फिर नहीं कह पाऊँगा, ठीक है। जिन्हें पढ़ाया ही नहीं उसको कैसे बताऊँगा, और बिना एग्ज़ाम दिए रिज़ल्ट कैसे आएगा, तो ये तो अलग मैटर है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आंतों का हिस्सा बायां हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में छोटी और बड़ी आंतों के कुछ हिस्से भी स्थित होते हैं। यहाँ आंतें पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लेफ्ट किडनी। बायां हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में बाएं गुर्दे स्थित होते हैं, जो दाएं गुर्दे की ही तरह रक्त को शुद्ध करता है और शरीर में खनिज और पानी को संतुलन को बनाए रखता है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र का जो फंक्शन है, कार्य है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में स्थित अंगों का कार्य शरीर के विभिन्न शारीरिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अंग उनके 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं, वो 4 पॉइंट आपको बताता हूँ। पहला है पाचन में सहायता। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में स्थित यकृत और पित्ताशय पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत वसा का पाचन कार्य करने के लिए पित्त का निर्माण करता है, जबकि पित्ताशय इसे संग्रहित करता है, ठीक है। दूसरा, आप लोग देखते होंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया, वो तो भाई उसका काम ही है वहाँ स्टोर करके रखना। आप ही अगर खाना नहीं खाओगे 12-12 बजे 11-11 बजे तक आप भूखे रहोगे तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अब डांट खाने से नहीं चलेगा, कुछ तो भोजन करना पड़ेगा। कुछ फल खा लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रक्त शुद्धि और निस्तारण। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में स्थित गुर्दे शरीर के रक्त को शुद्ध करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। इसके अलावा प्लीहा भी रक्त को खराब कोशिकाओं और अन्य अपशिष्टों को नष्ट करती है। तो क्लियर है राइट और लेफ्ट दोनों का। थर्ड पॉइंट है ऊर्जा का निर्माण। यकृत शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार उसे पुनः उपयोग में लाता है। चौथा पॉइंट है खनिज और पानी का संतुलन बनाए रखना। गुर्दे
शरीर में पानी और खनिजों को संतुलन बनाए रखने में जो शरीर की सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होते हैं उसको करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र से संबंधित रोग पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर रोग को थोड़ा सा विशेष तौर पे समझाते। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कुछ भी ना छूटे। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र से संबंधित रोग। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में स्थित अंगों में समस्याओं का कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें से कुछ सामान्य रोग हैं, कुछ डिजनरेटिव कंडीशंस वाले रोग हैं। यकृत डिजीज़, लीवर डिजीज़। यकृत से संबंधित समस्याएं जैसे हेपेटोमेगली, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 और लीवर सोराइसिस। इसमें इस क्षेत्र में दर्द और असुविधा के कारण बन सकती है। दूसरा है गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, पित्ताशय की समस्या, पित्ताशय की पथरी या पित्ताशय की सूजन। पित्ताशय की पथरी कोलोथेसिस होता है, SIS दिखेगा, और सिस्टाइटिस जहाँ लिखा हुआ है मतलब सूजन है, ध्यान दीजिएगा, इसी में धोखा खाते हैं आप लोग, है ना, भी दर्द और समस्या उत्पन्न कर सकती है। यह आमतौर पर दाएं हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है गुर्दे के रोग, किडनी डिजीज़। गुर्दे की समस्या जैसे किडनी स्टोन, बाइलेटरल किडनी स्टोन, यूरेथ्रा स्टोन, आपके यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन, ठीक है। इसके अलावा में स्टोन की बात हो रही थी, बट किडनी का इन्फेक्शन हो, किडनी में भी स्टोन भी है, तो स्टोन 3 जगह पे हो सकते हैं। अपर पोल जो कि बहुत जल्दी निकल जाता है, मिड पोल जिसमें 2-2.5 महीने लगेंगे, और अगर वही चला गया है लोअर पोल में तो जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाने में टाइम लगता है, उसी प्रकार से यहाँ भी कैपिलरीज के बीच में फंसा हुआ है, तो उसको निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर को भी, और पेशेंस रखना होगा पेशेंट को भी। निकल जाती है 8 से 10 mm तक की भी है तो 6 महीने के अंदर निकल जाती है अगर लोअर पोल में है तो। आते हैं इसमें प्रॉब्लम में। चौथा है स्प्लिन डिजीज़, जिसमें स्प्लेनोमेगली आता है, स्प्लेनाइटिस आता है, और कुछ कैंसरस डिजीज़ेस भी आते हैं। यह अन्य समस्याएं भी इस क्षेत्र में दर्द और असुविधा के कारण बन सकती है। 5वां पॉइंट है आंतों की समस्या, जिसमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में स्थित आंतों में संक्रमण, सूजन या अन्य समस्या जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IBD कहते हैं इसको, और कई बार क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी दर्द के कारण बन सकती है। दर्द का जो कारण है वो गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र की जो चिकित्सा देखभाल है, प्रिवेंटिव ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन है, तो हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का उपचार विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाओं, दवाओं और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें जो उपाय हैं इस क्षेत्र को स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं, जैसे संतुलित आहार। यकृत और गुर्दे के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन अत्यंत आवश्यक है। यह अत्यधिक वसा और शर्करा से बचना चाहिए और फाइबर से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इसमें नियमित एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ से रक्त परिसंचारण में सुधार होता है और पाचन प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है, जो हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र के अंगों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है। तीसरा है जल का सेवन। शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखना हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र के अंगों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह गुर्दे की कार्य प्रणाली को सुधारता है और यकृत की कार्य क्षमता को बनाए रखता है। चौथा है चिकित्सकीय जांच। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में दर्द हो रहा हो या असुविधा हो रही हो
तो वहाँ पे चिकित्सकीय जांच क्या करानी चाहिए? सबसे पहले करानी चाहिए CBC, एक करानी चाहिए USG और तीसरा कराना चाहिए KFT। ये बहुत ज़रूरी है। और तब अगर हो सके तो अगर डायबिटीज़ है या थायराइड है तो उस चीज़ का भी यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए। इसका कंक्लूज़न बता देता हूँ। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम यकृत, प्लीहा, गुर्दे और आंतों जैसे महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। इन अंगों का सही ढंग से काम करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र के संबंधित किसी भी समस्या का समय रहते इलाज किया जाना चाहिए। खत्म हो गया है ये भी, ताकि शरीर के अन्य अंगों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सही जीवन शैली का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग आज 24 को भी पढ़ लिए हैं और मैं समझता हूँ कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को, फिर भी आप लोग बताते नहीं हैं। काहे सुस्ताते रहते हैं इतना? अच्छी नींद लेना है कि कुछ बनना है? अगर कुछ बनना है तो वीडियो देख करके रिप्लाई कीजिए, और अगर नहीं अच्छी लग रही है तो वो भी क्लियर कीजिए। अच्छा, एक ज़रूरी सूचना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में जो चिकित्सक लोग हैं या कई ऐसे हैं जो आस्था फाउंडेशन के माध्यम से नशा मुक्त समाज अभियान को चला रहे हैं, अगर उनके आई कार्ड या प्रोटोकॉल्स या मेमोरेंडा आर्टिकल्स नहीं मिला है तो बिल्कुल संपर्क कीजिए 9407761264 पे, और एक और नंबर है 6267726860 पे। इस पे संपर्क करके अपना डाटा व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करने के बाद उसमें आप अपना फ़ोटो का PDF डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, जो भी डिटेल्स है उसमें आप डालेंगे, ताकि आपका आई कार्ड अगर नहीं बना है, बन गया होगा तो आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, बट अगर नहीं बना है तो वो डिस्पैचिंग प्रोसेस चल रही है, आपको बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस अभियान में आपको जुड़ना चाहिए तो इसके कुछ नियम हैं, उस नियम को फॉलो करना होगा। आप इन्हीं नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में अगर कोई कार्यकर्ता नहीं जुड़ा होगा तो वहाँ आपको जोड़ लिया जाएगा, और अगर आप लगता है कि उसके अलावा अन्य क्षेत्रों पे भी आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप आस्था फाउंडेशन भारत से संपर्क कर सकते हैं। आस्था फाउंडेशन भारत एडमिन ऑफिस छत्तीसगढ़ भिलाई में है, अपोजिट क्वार्टर नंबर 6G HSCL कॉलोनी स्ट्रीट 83, क्वार्टर नंबर 6G के सामने है, ध्यान में रखिएगा, है ना। HSCL कॉलोनी है, सेक्टर 6 है, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। और अगर पत्र व्यवहार कर रहे होंगे तो पिन कोड भी डाल लीजिएगा 490006। और बिल्कुल अगर आपको लगता है मुझसे मिलना है तो आप मिल सकते हैं। आपको लगता है कि अगर मिल के दवा लेनी है तो आप दवा भी ले सकते हैं, बशर्ते आपको अपना डिटेल देना होगा। उसके अंदर कुछ एक फॉर्म्स हैं जिसको मेडिसिन आप प्रोवाइड करेंगे, उससे फॉर्म भरा लेंगे, और अगर फॉर्म नहीं भराते हैं तो उस कंडीशन में उसको सेल माना जाएगा, और सेल करना फाउंडेशन के नियमों के का उल्लंघन करने जैसा है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो सेल करना है तो आप इसे डायरेक्ट नारायण हर्बल स्पैजरिक के माध्यम से खरीद सकते हैं, लेकिन आस्था फाउंडेशन में अपने जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा वितरण किया जाता है ये रेमेडी, और बहुत ही सस्ते दरों पे आस्था फाउंडेशन को दिया जाता है, उनके वर्कर्स को दिया जाता है और वो वर्क कर पाते हैं। हालांकि आस्था फाउंडेशन जो टीम है वो अलग अलग स्टेट से लिए गए सभी सदस्यगण हैं, जिसमें अध्यक्ष के तौर पे चेयरमैन बोलेंगे तो मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, इलेक्ट्रोहोम्योपैथीशियन,
छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। इसमें उपाध्यक्ष जो हैं अकबर खान हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो हैं उपाध्यक्ष हैं। तीसरे में बोलेंगे तो सचिव रविंदर शर्मा जी हैं, संयुक्त सचिव योगेश्वर कुमार प्रिया जी हैं, और ट्रेजरार बोलेंगे तो SK यादव जी हैं। और इसमें जो सदस्यगण बोलेंगे तो 4 सदस्यगण जोड़े गए हैं। इसमें सुमित कुमार बिहार से एक हैं, कुश कुमार एक हैं, इसके अलावा में उत्तर प्रदेश से एक हैं आपके क्या नाम है इनका, उत्तर प्रदेश से दुर्गेश चंद्र गुप्ता जी हैं, और हाँ दुर्गेश चंद्र गुप्ता। और इसमें साउथ से एक हैं A खान। तो इस तरीके से जो टीम बनी है ये लगभग 9 लोगों की टीम है अभी वर्तमान में। तो ये 9 लोगों की टीम के माध्यम से एक बेस कमेटी है, और इस बेस कमेटी के माध्यम से नशा मुक्त समाज अभियान पे जो भी कार्य आप लोग कर रहे हैं वो आप नारायण हर्बल स्पाइसरी से AFI DTN STN प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे फाउंडेशन के माध्यम से कार्य करना चाहिए तो आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। स्वागत करते हैं हम आपका। तो मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। किडनी वाली क्लास हमने आज पढ़ी, हाइपोकॉन्ड्रिया की क्लास हमने आज पढ़ी, और एक प्यूबिक की क्लास, प्यूबिस की क्लास इसके बाद मैं डालता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।